नहीं, शिवसेना से आज भी मैं मानता हूँ गलत है। हर कांग्रेस का बड़ा नेता पुणे का अपने पीछे दादा लगा देगा। हाँ। दादा अरे भाई ठीक है, आपने किया क्या पार्टी के लिए? राज जी क्या वैल्यू है उनकी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, सिवाय न्यूसेंस वैल्यू और एंटरटेनमेंट वैल्यू? और संजय राउत नुकसान कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा उद्धव जी समझते क्यों नहीं। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं नवभारत का ये खास पॉडकास्ट का सेगमेंट, जहाँ पर हम अलग अलग क्षेत्र से लोगों को बुलाते हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं इस शो पर, उनको पूरा देश जानता है, सोशल मीडिया पर हर जगह एक्टिव होते हैं। कांग्रेस को जब भी डिफेंड करने की बात आती है तो एक नाम जो सामने आता है वो है तहसीन पूनावाला का। तहसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतिभा जी। मैंने देखा कि आप पुणे से हो, एक बहुत पुराना हमारा रिश्ता है। और आप जब पुणे में थे जी, तो मुझे वो दिन याद है जब आप दोनों भाइयों ने साथ में आप इकट्ठा थे, कांग्रेस के लिए दिए कर रहे थे। शशि थरूर जी को पुणे के कांग्रेस भवन में बुलाया था। हाँ। वो मुझे इसलिए याद है कि कहीं ना कहीं उस दिन जो बर्ताव हुआ वही जड़ है कि कांग्रेस जिस तरह से खत्म हो रही है, कम हो रही है, जो भी है महाराष्ट्र में हम हालत देख रहे हैं। उस दिन मैं दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि उस दिन बहुत एक अच्छा सोशल मीडिया का ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूनावाला भाइयों ने शुरू उस दिन आयोजित किया था। और यहाँ पर जिस तरह का हो हल्ला कांग्रेस भवन में किया गया, जो कहा जाता है ना कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, वहाँ बीच था वो इंसिडेंट्स आपको याद है? आप कैसे कांग्रेस में आए, कैसे वो शुरुआत? थैंक यू प्रतिभा जी। एक्चुअली मेरी शुरुआत वहां से नहीं हुई। हाँ जी प्रतिभा जी, मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि ये पुणे से संबंधित है। कांग्रेस का जन्म पूना में हुआ है, पुणे के अंदर। उस वक्त पूना कहते थे, अभी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता है, अगरकर, तिलक, गोखले, सारे पुणे से थे। गांधी जी जब जेल में थे आगा खान पैलेस में, जहाँ पे कस्तूरबा का देहांत हुआ, मेरे दादाजी उनके साथ जेल में थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो दादाजी उनके साथ जेल में गए क्योंकि गांधी जी जेल में थे, तो वो देखभाल करने के लिए दादाजी की वाइफ थी, उनकी सेकंड वाइफ थी, मेरी दादी नहीं, दादाजी की सेकंड वाइफ, वो कस्तूरबा का देखभाल कर रही थी। उसके बाद जब कस्तूरबा का देहांत होता है तो सारे अंतिम संस्कार हुए। उसके बाद गांधी जी और मेरे दादाजी पंचगनी की तरफ निकले। अब मुझे याद नहीं पंचगनी जाते समय या पंचगनी से आते समय गोडसे और आप्टे ने फायरिंग किया था गांधी जी पर। अच्छा। बहुत कम लोग जानते, और वो गोली मैंने दादाजी को टच करते गए, लगी नहीं उनको, टच करते, गांधी जी बच गए और स्क्रैप करते गए। ये इतिहास है हमारा कांग्रेस से। ये आजकल के चप्पू लोग सिखाएंगे मुझे कांग्रेस कैसे, मेरा वो रिश्ता है कांग्रेस से। आपका जो सवाल था 2017 की शायद बात है, क्या हुआ? सॉरी 2017 की, 2016 थोड़े से पहले की, 2016-17 की बात है। मैं कांग्रेस में कभी नहीं था, मैं कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं था, अभी भी नहीं। मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। यहाँ तक कि अगर कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन में है, जैसे पुणे में राष्ट्रवादी के साथ होती है, मैंने कभी राष्ट्रवादी को भी वोट नहीं, सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया। तन मन धन से कांग्रेस की सेवा किया। मुझे कांग्रेस पसंद है, मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानता हूँ, तिलक की विचारधारा को वोट लिया, नेहरू जी की। उस दिन क्या हुआ कि मेरा भाई सेक्रेटरी था महाराष्ट्र कांग्रेस का, यंगेस्ट। कार्यक्रम उसका था, मेरा कार्यक्रम शशि थरूर जी के साथ होटल में बाद में का था। तो भाई ने क्या सोचा कि अब मुझे कार्यकर्ता बनाए, फ्यूचर जो है सोशल मीडिया का होगा, तो मैं कार्यक्रम करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कैसे बीजेपी के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। जो व्हाट्सएप पे, उस वक्त व्हाट्सएप का बहुत माहौल था, जो गलत आता है उसको कैसे क्लियर करना चाहिए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके लिए शशि थरूर से बड़ा नाम किया। तो बेचारा उस वक्त कांग्रेस में था, उनको ले आए। पर जिस तरह का व्यवहार एक कांग्रेसियों ने किया पूना के, आज जब मैं कांग्रेस को देखता हूँ मुझे याद आता है जब कलमाडी साहब थे, उसके पहले भी गाडगिल साहब थे, कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के 70, 80, 90 सीट आते थे। इन्होंने क्या किया है? कौन है? आज आप मुझे बताइए, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। एक अरविंद शिंदे को छोड़ दीजिए जो मेहनत करता है, ये वही नेतृत्व तो बाकी क्या इन्होंने क्या कांग्रेस में नया किया? कलमाडी, आप मुझे बताइए, कलमाडी जी के बाद आप बताइए, आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। हाँ, मैं खुद ही कर रही हूँ कि जब जैसे कलमाडी साहब यहाँ पे थे और जब उनके हाथ में कमान थी एक तरह से, तो कई सारी चीजें उन्होंने की, शहर के लिए भी की, कांग्रेस के लिए भी की। पार्टी का एक अपना रुतबा था, और पार्टी उसके बाद में जब चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुआ, तो आपको बाहर से लाया हुआ जो 10 पार्टी घूम के आया आदमी, उसको आपने दे दिया टिकट, उनको उसको टिकट दे दिया। उसके पहले
अच्छा, ग्रूम नहीं किया, क्या किया मतलब? अच्छा, और अभी भी जो नेतृत्व है जी, अगर अरविंद को थोड़ा निकाल दे, क्योंकि वो थोड़ा सा डायनेमिक बाकी, क्या आप मुझे एक प्रदर्शन आप बताइए, आप एज ए जर्नलिस्ट बताएं, आज आपका इतने सालों का अनुभव है, आप मुझे एक ऐसा प्रदर्शन दिखाए कांग्रेस का जिसमें पूरे पुणे में बात हुई कि हाँ कांग्रेस जमीन पर, आप बताइए। अच्छा, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, इतने मुद्दे हुए, कांग्रेस का प्रदर्शन बताइए पुणे के अंदर। ये कांग्रेस ने पुणे में इसका जन्म हुआ है, क्या कर रहे हैं? तो ये जो हो रहा है, अच्छा, और एक फनी चीज है, हर कांग्रेस का बड़ा नेता पुणे का अपने पीछे दादा लगा देगा। हाँ। दादा दादा दादा, अरे भाई ठीक है, आपने किया क्या पार्टी के लिए? सवाल है। आपके विधायक के चुनाव में देखे, जो हम महाराष्ट्र में आमदार बोलते हैं, कौन है, क्या है लीडरशिप? एक दूसरे को काटो, और वो स्टार्टिंग पॉइंट था शहजाद का नाराज होने का, क्योंकि इसमें मुझे लगा, मैं थर्ड पार्टी की तरफ बोल रहा हूँ, बायस से नहीं कि मुझे शहजाद उस मेरा भाई है जो भी, शशि थरूर जैसा एक लीडर जिसका उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, बिल्कुल बिल्कुल किया, उसको सामने से ला रहे ट्रेन करने को, और आप उसके सामने तमाशा करो। मान भी लो आपका कुछ अनबन है, आपको शहजाद पसंद नहीं था या शहजाद को ये लोकल लीडर्स पसंद, तो बाद में सुलझा देते, पहले सुलझा देते। और जहां तक मुझे याद है, मैं मतलब ये खुलकर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपका एक रिलेशनशिप जी, वो जो उस वक्त जो लोग थे लीडरशिप में, आज भी तो वही है, कोई चेंज तो हुआ नहीं, वही हो गया। उन्होंने मुझे फोन किया था, नहीं असं नाही, आम्ही सगळं करणार, आम्ही आहे ना, उधर सेटिंग किया, लोगों को लाया, गलत है। इससे क्या नुकसान हुआ शहजाद का? शहजाद आज देखो, शहजाद राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी, बिल्कुल, रोज सुबह एजेंडा सेट करता है, रोज उसके बाइट्स आते हैं, वो सुधांशु जी नंबर 1 नंबर 2 है, देश में वो नेशनल लेवल पे पहुंच गया। आप वहां के वहां पूना के लोकल लीडर में रह गए, आप उस लड़के के साथ बढ़ते, पूना में कुछ अच्छा होता, किसका नुकसान हुआ? उस लड़के का तो नहीं, उसमें टैलेंट है, वो तो आगे चला गया, पार्टी का नुकसान हुआ। क्या है ये दिक्कत है। मैं अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ जी, कहाँ था कांग्रेस का कैंपेन, बताइए मुझे। मुंबई में कहा था, और दिल इसलिए दुखता है क्योंकि मैं कांग्रेस को वोट किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिल्ली में था जी, मैं आया, मैंने वोट किया, मेरे वहां सारा कांग्रेस है, मेरे चारों कांग्रेस है, और मैंने वो लड़ाई भी की कि यार शिवसेना को नहीं देना, यूबीटी को, कोई बिल्कुल हम कांग्रेस ही निकालेंगे। क्योंकि उस दौरान आपके काफी वीडियोस भी आए थे। हाँ, तो मैं क्यों, हम अपना वोट दे रहे हैं उनको, वो देंगे क्या अपना वोट? तो मैं तो लड़कर अपने चारों में, मेरे चारों में कांग्रेस आए, कोंडवा में कांग्रेस है, और यहाँ पे बट बाकी जो था, आप देखो कहाँ कैंपेनिंग, सब अपने बच्चों के लिए लगे थे, टिकट के, और उनके बच्चों को लड़ाने के लिए, वो भी उनमें से अधिकतर हार गए। कहाँ था? अब बताइए मुझे, कहाँ था कांग्रेस का कैंपेनिंग? अब सच बताइए, मैं बिल्कुल नहीं था, और मैं अपना पैसा खर्च करते यहाँ वोट करने के लिए। तो मैं एक दिल से कह रहा हूँ कि दुख होता है कि जिस शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ, जिस शहर में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, मुंबई में, उस वक्त बॉम्बे कहते थे, पूना में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्लेग था तब, तो बॉम्बे में, मुंबई में हुआ। वहां पर जहां सेशन हुआ, वहां पर कांग्रेस समाप्त हो गई। तो क्या है ये? क्या ये कांग्रेस का फर्ज नहीं, कर्तव्य नहीं कि लोगों के लिए खड़े रहे? और मैं आपको बताऊं, आज भी अगर आप पूना के एक साधारण व्यक्ति में के पास जाओगे, उनके मन में कांग्रेस के प्रति आदर है, सम्मान है, आज भी। और एक वोटर है, जैसे अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ में यशोमती जी ठाकुर थी, हाँ। कई सारे नेता महाराष्ट्र में भी है जो अपने अपने इलाके के क्षेत्र है, कह सकते हैं, उनकी अपनी ये वहां सतेज लीजिए, विश्वजीत, हाँ। जो भी, और लेकिन इनको सब इकट्ठा बांधने वाला कोई सूत्र नहीं है, कोई धागा नहीं है, कुछ नहीं। तो पुणे से लेके पार्लियामेंट तक अगर हम जाए अभी, तो पार्लियामेंट में भी यही हो रहा है। देश के स्तर पर अगर हम देखें तो अक्सर कांग्रेस को छोड़ने वाले नेता है। जो आप बात कर लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, आप बात कर लीजिए कई सारे ऐसे देवरा की, या क्यों छोड़ रहे हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा असेट क्यों छोड़ के जा रहा है? कभी इस पर विचार मंथन होता है, नहीं होता है? क्या होना चाहिए? अभी क्योंकि हम महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा की बात करते हैं, मेरे भाई के संवाद है वो। मिलिंद का क्या था, मिलिंद, और मैं आज ये बात आपके शो पे कह रहा हूँ जी, मिलिंद एक दिन मुझे फोन किया रात को 12:30 पौने 1 बजे, और उसने बताया मुझे कि जो हम शिवसेना के साथ टाइप कर रहे, इससे कांग्रेस का नुकसान होगा। जब हमने सरकार बनाई एमबीए की, तो तब भी उसके खिलाफ था। बहुत लोग ये कहते कि मिलिंद को राज्यसभा चाहिए था,
वो तो वली से असेंबली लड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ और 8,000 वोटों से हार गया, वो भी क्योंकि राज ठाकरे का उम्मीदवार था। अगर राज ठाकरे जी का उम्मीदवार नहीं होता मिलिंद जीत जाता, आदित्य ठाकरे हार जाता। उसको चुनाव लड़ने से मतलब नहीं था, वो कह रहा था आप शिवसेना को अपना वोट मत दीजिए। तो आज हर जो व्यक्ति जाता है, देखिए हर व्यक्ति कोई प्रेशर में नहीं जाता है, कोई व्यक्ति कुछ जाते होंगे प्रेशर में, ये नहीं कह रहा कुछ ईडी का प्रेशर होगा, पर अधिकतर जो लोग जाते हैं उनको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए। मैं फिर से शहजाद पे आता हूँ, पुणे पे आता हूँ। आज हम पुणे की धरती, बिल्कुल जिस लड़के को ये पूना के 3-4 लीडर जो आज भी लीडर है पूना के, इन्होंने उसके खिलाफ जो किया, आज वो लीडर, आज उनके बच्चे भी हार गए, वो भी कुछ नहीं जीते और कांग्रेस समाप्त हो गई। ये तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, रोज टीवी पे बिल्कुल उसका लेवल एज पॉलिटिकली कहाँ है और आपका पॉलिटिकल करियर का है, क्या नुकसान हुआ, नुकसान किसका हुआ? तो ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है इसके आगे आना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कम से कम महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक साथ, विदर्भ में इतनी पावरफुल है कांग्रेस, विदर्भ अब भी अच्छा किया विदर्भ में, जी चंद्रपुर में तो और कुछ इलाके कोल्हापुर वगैरह, हाँ। कांग्रेस पावरफुल है, कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए और बिल्कुल ना एनसीपी को स्पेस देना चाहिए, मैं शरद पवार कह रहा हूँ, ना ही शिवसेना को स्पेस देना चाहिए। काहे उनके साथ जा रहे, क्या मतलब है उनके साथ जाने का? तो आपके हिसाब से जो एमवीए का प्रयोग हुआ उसमें शिवसेना के वोट आपको ट्रांसफर नहीं हुए कांग्रेस को, क्या आपके ये? नहीं, शिवसेना के साथ गठबंधन गलत था, आज भी मैं मानता हूँ गलत है। देखिए मैं 2 या 3 चीज आपको बताता हूँ। आज शिवसेना सेक्युलर होने का दावा कर रही है, लेकिन आज भी वर्तमान में इस वक्त उनका स्टैंड है बाबरी मस्जिद को हमने 15 मिनट में तोड़ा। आज भी यही उनका स्टैंड है। मैं वो भूल नहीं सकता हूँ 2014-15 में तो उद्धव जी अध्यक्ष थे, एक मुसलमान व्यक्ति महाराष्ट्र सदन दिल्ली में, रमजान का वक्त था, उसका रोजा था, उसके मुंह में खाना ठूसा गया और इन्होंने जस्टिफाई किया इस शिवसेना। तो ये लोग आज मुसलमान का वोट चाहिए, तो ये मैं हमेशा कह रहा था राज जी और उद्धव जी महाराष्ट्र के लोगों को मामू बना रहे, मराठी मानुस और मुसलमानों को, क्या है इनका? और कल मैं आपको आज ये लिख कर देता हूं, आप इसको अगर कल आदरणीय प्रधानमंत्री फोन करते उद्धव जी को या आदरणीय मुख्यमंत्री फोन करते कि आपके नेपो बच्चों को हम मिनिस्टर बनाएंगे, यहाँ भाग जाएगी, ये आप भी जानते, मैं भी जानता, वहां भाग जाएंगे। और राज जी क्या वैल्यू है उनकी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, सिवाय न्यूसेंस वैल्यू और एंटरटेनमेंट वैल्यू। और एंटरटेनमेंट में वो गठबंधन में 2 लोग थे, राज जी था और एक संजय राउत। जब संजय राउत मुंह खोलते हमारा 10 वोट 50 वोट जाता है। तहजीब नहीं है बात करने की, तमीज नहीं है बात करने की, कोई भी स्टेटमेंट दो, कुछ भी करो। देखिए महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स, और मैं माफी चाहता हूँ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत आपके सामने छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने देखा जो महाराष्ट्र का राजकारण था, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थी, जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी थे, आदरणीय शरद पवार जी का सियासत था, उसके पहले भी चाहे जो भी राइवलरी हो, विलासराव देशमुख जी, गोपीनाथ मुंडे जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती, हंसी मजाक होता था, जमकर मुकाबला होता था, जमकर डिबेट होती थी, उसके बाद साथ बैठकर खाते बात करते, महाराष्ट्र के लिए प्रोग्रेस की बात होती। ये क्या टिप्पणी कर रहे हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही साइड हो रहा, वो साइड भी देखिए, वो नारायण रानी जी का बेटा, मैं नीतीश कुछ भी स्टेटमेंट देते। तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लगातार खराब हो रही है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को चेंज नहीं कर सकता, मैं तो भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन अपने लोग ऐसे कर, जब संजय राउत कुछ बोलेंगे 10-15 वोट खराब। एक दिन मुझे याद है हमारा चुनाव चल रहा था, संजय राउत जी स्टेटमेंट देते उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनना। भाई चुनाव होने दो, पब्लिक को चुनने दो। तो ये क्या है, इससे नुकसान होता है। राज जी जब, और आपको बताओ सिर्फ राज जी नहीं, राज जी का नेपो बेटा एक अंतरराष्ट्रीय चैनल को उसने इंटरव्यू दिया और उसमें कहता है मेरे पापा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई पापा मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े हैं, मन से 0 सीटें आई, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, हम ट्रेन रोक देंगे। कैसे रोकोगे ट्रेन? बिल्कुल हाँ। तो ये जो चीजें है ना, ये बंद होना चाहिए। लोगों को इससे गुस्सा आता है। अब महाराष्ट्र बदल गया है, जैसा देश बदल गया, ये चीजें अब चलेगी नहीं, पर वो लोग उसी जमाने में स्टक है। मैं क्रेडिट दूंगा आदित्य ठाकरे को, चाहे मेरा जो भी डिफरेंसेस है शिवसेना, अच्छा चुनाव लड़ा, मेहनत की, अच्छे इंटरव्यूज दिए और अच्छी बात है उसमें।
ये बाकी के लोग, और संजय राउत नुकसान कर रहे हैं उद्धव जी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा उद्धव जी समझते क्यों नहीं, क्या है वो राज कि उद्धव जी को समझ में नहीं आता। पार्टी टूटी संजय राउत की वजह से, एकनाथ शिंदे जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है। बिल्कुल। आप सोचिए, आप एकनाथ शिंदे जी जैसे एक मास लीडर को आपको पता नहीं। अच्छा, मैं और क्यों, मुझे किस वजह से शिवसेना यूबीटी पसंद नहीं। उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, आप ही की पुलिस, आप ही के विधायक आमदार, हम महाराष्ट्र में विधायक को आमदार बोलते, हम आपके आमदार को लेके जा रहे हैं, आपको पता नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य 15-16 आमदार, प्रोटोकॉल, मूवमेंट, कुछ आपको पता नहीं, तो आप राज्य कैसे चला रहे थे? फिर आप रिजाइन फेसबुक पे कर देते हो। असेंबली में आके आपको स्पीच देना चाहिए था। फिर आप देखिए, मैं सबका क्रिटिसिज्म, कांग्रेस क्या जरूरत थी मेरे छत्रपति और टीपू सुल्तान की बात करने की? वो मुद्दा है क्या? आज 2 दिन पहले मुंबई में एक पिलर गिरा मेट्रो का जी, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने उस कंपनी को 5 करोड़ का फाइन दिया और जिसकी मृत्यु उसको 5 लाख दिया, उसमें भी प्रशासन ने पैसे कमाए। कोई और होता, आपको कमिश्नर का रेजिग्नेशन लेना चाहिए। वहां पे जो एडिशनल कमिश्नर है, सॉरी मुझे लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, उसके ऑफिस का घेराव करना चाहिए, मैं कुछ और कहने वाला था। ये मुद्दों में आप करके बीजेपी के खिलाफ आज इतना क्रोध है, इतना। आप पुणे की बात कीजिए, ट्रैफिक की समस्या देखिए, ये बाजू में आपके एमपी का खासदार का आपका ऑफिस है, क्या काम करते हैं आपके खासदार? आप एयरपोर्ट की हालत देखिए, नहीं एयरपोर्ट की, या इनके पास सिविल एविएशन है, पूछिए क्या इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मुद्दे ही नहीं उठा रहे। अगर ये ट्रैफिक जैम कलमाडी साहब के साथ समय होता या कांग्रेस के समय होता, बीजेपी क्या करती? क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं। विपक्ष को जमीन पे होना। मुझे याद है बीआरटीएस का मुद्दा हो चाहे हर मुद्दा हो, बीजेपी ने उस समय मुखर होके उठाया, तभी तो कार्यकर्ता, और ऐसे नहीं सत्ता में बदलाव होता। इस तरह से बात हो रही है। हमने भी मुद्दा उठाया जी, और वो बहुत फनी मीम बना, हम छतरी सी रहे थे लोगों की, आपको याद है? बिल्कुल याद है। और कांग्रेस भवन के बाद जी, वो कांग्रेस भवन जो ऐतिहासिक कांग्रेस भवन है, उसके बाद पोस्टर लगाया, हम छतरी सी कर देंगे। क्या बोले, ये मीम बहुत वायरल हुआ था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सोचिए, आज पुणे में देखिए, आने को मुझे 4 बार आपके साथ चेक करना पड़ा, गूगल मैप पे मुझे भरोसा नहीं था कि मैं समय पर पहुंचूंगा। ट्रैफिक डिसिप्लिन देखिए, कोई मुद्दे हम उठाने नहीं। पानी की समस्या है, एक और समस्या है, आप हाउसिंग सोसाइटी में सब लोग टैक्स भरते हैं, उसके बाद वो स्वच्छ का आता है, 100 रुपया लेता है, और तो कॉर्पोरेशन क्यों पैसे ले रहे टैक्स? मैं कोई 100 रुपए के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये मतलब फिर कॉर्पोरेशन का क्या काम है? फिर गार्बेज डंप्स आ रहे, प्रदूषण पुणे में, मुंबई में 300-400 AQI है, फिर आप कहते हैं दिल्ली में 700 है। भाई मुंबई में समुद्र है, हमें वहां थोड़ी ना जाना है, मुंबई में समुद्र है, उसके बाद 400 AQI है। तो हम ये मुद्दे उठा ही नहीं रहे। हम क्या बात करते हैं? टीपू सुल्तान, ये क्यों? ये इसे क्या फायदा होगा? इसे एमआईएम को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा। भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। सेल्फ गोल करने वाले नेता कांग्रेस में, चाहे राज्य में हो चाहे संसद में हो, राहुल जी भी कई बार तो सेल्फ गोल करते हैं, कई मुद्दे ऐसे दे देते हैं। अभी का जिस तरह का भाषण था, क्या आपकी राय है? जो किताब का मुद्दा उठाया हो, या फिर जिस तरह के मुद्दे चोक हो रहे, कुछ देखिए ये समझा रहे हो? देखिए, मैं ऑनेस्टली मानता हूं कि ट्रेड डील पे भाजपा से बहुत जरूरी सवाल पूछने, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ट्रेड डील पे है कि अमेरिका 4th या 5वीं टाइम बोला है हम रूस से डील नहीं करेंगे। अब अगर आप डेटा देखिए, पिछले साल जून में हम 2 मिलियन बैरल प्रति दिन खरीद रहे थे रूस से, आज वो 6 लाख बैरल हो गए, तो 20 लाख से हम 6 लाख पे आ गए, और वो लगातार कम हो रहा है। क्यों? फिर एमईए स्टेटमेंट देता है, इंडिया विल डाइवर्सिफाई एंड बाय फ्रॉम बेस्ट अवेलेबल प्राइस। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता, बट ठीक है मान लिया। तो बेस्ट अवेलेबल प्राइस, जो रूस का तेल का दाम पिछले साल $55 था, जब हम 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीद रहे थे, आज 6 लाख में 50 हो गया। रूस के तेल पे और डिस्काउंट है, जबकि वेनेजुएला का तेल ज्यादा गाढ़ा होता है। वेनेजुएला से तेल आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय ज्यादा लगता है, और वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $60 से $65 में बिक रहा है, और अंतरराष्ट्रीय क्रूड प्राइस आज की तारीख में 60 से 65 है। तो हम क्यों अपना इंटरेस्ट को, अमेरिका क्यों बताएगा हमें?
और मैं इस चीज से सरप्राइज था कि एक कांग्रेस के एमपी ने ये नहीं कहा पार्लियामेंट के अंदर कि भाई इस देश ने न्यूक्लियर डील भी किया, 123 एग्रीमेंट किया, जबकि हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं थे। और अमेरिका के आंख में डाल के कहा हमको एनएसजी का, हमें एक्सेप्शन मिला। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को एक्सेप्शन मिला है एनएसजी के सिग्नेटरी नहीं होते हुए कि न्यूक्लियर, सिविलियन न्यूक्लियर पावर का, और वो था भारत। किसी ने ये बात नहीं की। इससे अच्छा, उस वक्त जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी की सरकार थी, हम ईरान से तेल लिए, ईरान पे सैंक्शन आया था। इनफैक्ट रशिया का तेल इलीगल नहीं है, सैंक्शन है। ईरान का तेल इलीगल था, तब भी भारत के लिए एक्सेप्शन दिया गया था और भारत ने तेल रुपए में खरीदा था। ये उस लेवल की हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री थी। आज आप जयशंकर जी से सवाल पूछो तो कहते पीयूष गोयल जी से पूछो, पीयूष गोयल जी से कहते जयशंकर जी से पूछो, मेरी को राउंड चल रहा है। पीयूष गोयल जी ने एक साफ कर दिया एक तरह से कि ये डील में ऐसा कुछ हिडन नहीं है, ऑयल के बारे में हो या सवाल पीयूष गोयल जी को ये नहीं, तेल पे पीयूष गोयल जी बोलते आप जयशंकर जी से पूछो, उन्होंने तेल पे एक बार भी बात नहीं किया, आप मुझे चेक करो। लेकिन सवाल ये, क्या भारत आज फरवरी और मार्च में और उसके बाद अगले क्वार्टर में खरीद रहा है या नहीं रूस का तेल, हाँ या ना? बाकी छोड़ो, भारत अपने इंटरेस्ट में ये करेगा वो करेगा, सारी फादरली स्टेटमेंट्स, मदरली स्टेटमेंट्स समझ गए। आप बताओ तेल खरीद रहा है या ना? आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो? आधे प्रेग्नेंट नहीं उस पर। हमने तेल का ऑर्डर अगले क्वार्टर के लिए दिया है या नहीं दिया? अमेरिका कहता है नहीं दिया है, उसका जवाब दो। और अगर नहीं दिया है तो अमेरिका क्यों बताएगा हमारा दोस्त कौन है? हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, मैं उनके लोकतांत्रिक वैल्यूज में यकीन रखता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है। हम ना बांग्लादेश के युद्ध के समय उनकी बात सुने, ना अटल जी ने उनकी बात सुनी, अटल जी ने भी परमाणु टेस्ट किए, उनकी बात नहीं सुनी, ना मनमोहन सिंह जी ने उनकी बात सुनी। तो आज क्यों सुन रहे हो उनकी बात? और इस मुद्दे पर पूरा देश आपके साथ होगा। ये नहीं कि देश रशिया को ज्यादा पसंद करता, अमेरिका को नहीं, देश को चाहिए, देश के लोगों को चाहिए भारत का स्वाभिमान कभी ना झुके। तो अमेरिका में बताएगा हम किससे तेल खरीदे, ये मुद्दा था उनको घेरने का। दूसरा, कापूस पे मैं आता हूं। पीयूष गोयल जी बहुत स्मार्ट है और मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं थे। अगर हम कापूस ले रहे हैं अमेरिका से और बांग्लादेश ले रहा है, लेकिन बांग्लादेश के ट्रेड डील में ये लिखा हुआ है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका का कापूस लेगा तो उनके टेक्सटाइल पे टैरिफ नहीं लगेगा, जबकि हमारे टेक्सटाइल पे 18% टैरिफ लगेगा। हम 18% पे खुश हो रहे हैं, बांग्लादेश पे 19% है, ठीक है, लेकिन उनके टेक्सटाइल्स को एक्सेप्शन मिला है, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे कम्पीट करेगी? कापूस तो दोनों ले रहे। अभी इंडिया ने चालू किया अमेरिका का कापूस लेना और बांग्लादेश भी ले रहा है, और बांग्लादेश लेगा तो उनके टेक्सटाइल पे टैरिफ नहीं है। आपको ये फैक्ट चेक करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन जाएगा, आपके जो दर्शक है, हम दोनों से ज्यादा जानकार है, वो सब इसको फैक्ट चेक करें। फिर तो ये पीयूष गोयल जी इस पर नहीं बोलते, तो ये मुद्दों पर सरकार को घेरना जरूरी है, क्योंकि से कापूस जो हमारे, और कापूस कहाँ पे होता है ज्यादा, उसकी जो उसके जो खेत है ज्यादातर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र विदर्भ में है। अच्छा, महाराष्ट्र के हमारे किसान को नुकसान हुआ था, फिर प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था असेंबली चुनाव के समय, तो उनके लिए कौन सोच रहा है? विदर्भ के लिए कौन सोच रहा है? मध्य प्रदेश के लिए कौन सोच रहा है? तो एज एन ऑपोजिशन ये मेरा कर्तव्य है भाजपा को इसके लिए पकड़े, लेकिन उसमें फेल हो गई कांग्रेस, विपक्ष पूरी विपक्ष। अब आप देखिए, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश, सिविल एविएशन मिनिस्टर की ऑफिस आपके बाजू में है, रिपोर्ट है अब तक? रिपोर्ट है? वो सिविल एविएशन नहीं है ना उनके पास, एयरलाइंस जो कर रहा है, कितने बार इनके ऑफिस को घेरा है? चलो अभी ये कहा कि ऑफिस को मत घेर, कितनी बार इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, क्यों नहीं करना? साधारण आदमी जो इंडिगो में जाता है, जो साल 6 महीने 8 महीने पहले टिकट बुक करता है, 2500 3000 4000, उसकी फ्लाइट कैंसिल होती, कोई उस पर कार्रवाई नहीं। अजीत दादा जैसे एक बड़े नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें मैं और रोहित पवार जैसे कोई षड्यंत्र में नहीं जा रहा हूं, रोहित अपनी ट्रिप के ऊपर, शरद पवार जी ने खुद ही कह दिया था कि उसमें षड्यंत्र नहीं है, लेकिन कोई तो अकाउंटेबिलिटी हो कि एक एयरपोर्ट जो वीआईपी एयरपोर्ट था, अच्छा जब आदरणीय गृह मंत्री और बाकी सारे वीआईपी को आना था, जब अजीत दादा का ये होगा, तब आपने सारा सिस्टम लगा दिया। तो बारामती जो एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है पुणे के बाजू में, उस पर वो सिस्टम नहीं था, तो उसके लिए सवाल पूछे इनसे, सिविल एविएशन, ये विपक्ष का काम नहीं पूछना इनसे। रोहित पवार तो अपनी ट्रिप पे, और जो रोहित पवार कर रहा है यही वजह की क्रेडिबिलिटी जाती है, बिल्कुल, मतलब मजाक बना कर रख दिया है। आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप विपक्ष में बैठते हो, आप महाराष्ट्र के एक आमदार हो, विधायक,
आमदार यानी कि विधायक, एक विधायक हो आप सेंसिबल बात उठाओ। ये सारी चीजें आप करते बैठे हो क्योंकि आपको बता रहा है अजीत दादा के बाद आपको सब विरासत है। भाई आप अच्छे मुद्दे उठाओ। आप यही बात उठाते जिसे मैं उठा रहा, आपको समर्थन मिलता कि भाई वो एयरपोर्ट पे सिस्टम क्यों नहीं था, क्यों वो मैन्युअल लैंडिंग करना पड़ा, क्यों पायलट से एरर हो गया, बाकी वो पूरा सिस्टम, वो एटीसी का सिस्टम पूरा क्यों नहीं था, एडवांस क्यों नहीं था, ये सब बात उठाओ। वो आपको उठाना नहीं है, तो ये थोड़ा आलसीपना भी है विपक्ष का। फिर आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा इसमें पर्सनल भी मैं ये है कि पुणे से दिल्ली में जाने का और दिल्ली की राजनीति की सारे लटियंस की एक बड़ी गैंग है वहां पर, और उसमें भी लेकिन आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस भी है। पुणे टू दिल्ली पॉलिटिकल शिफ्ट आपके लिए पर्सनली कैसा था? बहुत अच्छा जी, दोनों भाइयों के लिए मैं वैसे पूछना। हालांकि मैं शहजाद से ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ अभी, ऑफ कोर्स हो क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ और वो अभी पुणे आए, पर वही बातचीत ज्यादा नहीं है। बट मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर सब जगह पे अच्छे दोस्त हैं। और एक चीज है कि ल्यूटेंस गैंग, खान मार्केट गैंग, भैया 11 साल से दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री इस देश के और सब उनसे भी शक्तिशाली व्यक्ति गृह मंत्री देश के, तो देश के लिए वो काम करें ना। हर चीज ल्यूटेंस गैंग, खान मार्केट गैंग पे डालना, नेहरू जी पे डालना अब बंद करे और वो अपने सवालों का जवाब दे। बट मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिल्ली भी बहुत अच्छा लगता है, बट पुणे तो मेरा सब कुछ पुणे में है। और पुणे में मुझे इसलिए पसंद है पुणे क्योंकि पुणे के लोग बहुत अच्छे हैं। एंड में जो पुणे का जो स्वभाव है, जिसको हम कहते हैं, जो स्वभाव है, जो लोगों का एक एटीट्यूड है, वो एक घर जैसा है। मतलब वो कोल्डनेस नहीं जो आपको बड़े शहरों में मिलता है। पुणे हालांकि बहुत बड़ा शहर है अभी और बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बट जो कॉमन आदमी है आज भी वो थोड़ा सा उसमें वार्मथ है, थोड़ा सा दूसरों के लिए करने की एक चाह है एक। और पुणे में पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है देश को लेकर। आप जितने भी आंदोलन शुरू हुए, पुणे का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल रहा है। तो पुणे के अंदर ये जो एक पुणे का कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है और एक देश को लेके एक नेशनलिज्म है, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है पुणे में। थोड़ा पोल्यूशन और ट्रैफिक अगर ठीक हो जाए। करेक्ट। फिर दिल्ली में आप गए और दिल्ली में कभी कांग्रेस ने आपको, एक जमाने में आप ऑफिशियली प्रवक्ता भी? नहीं, मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, आज तक नहीं किया। 10 रुपए का फॉर्म ही नहीं लिया मैंने। लिया नहीं? आज तक नहीं लिया। तो कभी बुलाव भी नहीं आया? बहुत आया, बहुत आया, बट मुझे नहीं करना है। पता है मुझे आपकी एक प्रॉक्सिमिटी है गांधी परिवार से। हाँ, सबसे जी बिल्कुल, मोनिका जी की वजह से। तो उसके चलते आपसे बात होती होगी। आपको क्या लगता है कि प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो, क्या उनके सलाहकार गलत है? क्या एग्जैक्टली होता है? क्योंकि जिस तरह के मुद्दे, हम अभी सेशन पार्लियामेंट में चल रहा था, एक अच्छा मौका था, जो भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद भी अच्छा मौका था। कहाँ गलत हो जाता है? सलाहकार, गलत सलाहकार, क्योंकि हम गलत मुद्दों को पकड़ते हैं। मैंने जो कुछ मुद्दे बताए, आप उन मुद्दों से आपने इत्तेफाक रखा। और अब मुझे बताइए, बांग्लादेश में प्लान बी क्या है हमारा? वहां पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, प्लान बी क्या है हमारा? सीरिया में बहुत कम लोग जाते थे, हमारी एक रिफाइनरी है भारत की, 4000 भारतीय सीरिया में काम करते हैं। प्लान बी क्या है? अब वहां पे एक ऐसी सरकार है जो पहले तो आतंकवादी सरकार थी, वो आतंकवाद था, टेररिस्ट था वो व्यक्ति, लेकिन उसके भारत के साथ खराब संबंध है, जबकि भारत और सीरिया का हजारों साल का पुराना संबंध है। ईरान में हमारा प्लान बी क्या है? तो हम सरकार को, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, आज हमारे नेबरहुड में देखो, मैं पाकिस्तान का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान से, मुझे जितना गुस्सा आता है कम ही लोगों को आता होगा, लेकिन हमारे नेबरहुड में हमारी पॉलिसी क्या है? तो इन चीजों को लेकर सरकार को सरकार से सवाल पूछना। इकोनॉमी को लेकर ठीक है, हम 7% बढ़ रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन क्या वो जो ग्रोथ है कॉमन आदमी तक पहुंच रहा है? क्या सरकार के लिए इन्फ्लेशन 0% है, पर आप जाइए कितनी महंगाई, लोगों की सेविंग्स ऑल टाइम लो पर है, लोगों ने गोल्ड लोन लिया है, लोगों ने पर्सनल लोन लिया है, ये सबसे हाई टाइप है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग आज प्री कोविड लेवल्स पे नहीं पहुंचा। इन मुद्दों पर सरकार को कहना है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी में जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये 1960s के लेवल पे पहुंच गया। इन सवालों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का डाउनफॉल निर्मला सीतारमन की मिनिस्ट्री होगी। आज आप मिडिल क्लास को देखो, और मैं जेन्युइनली, आप बाहर जाइए, आपके स्टाफ को पूछिए, जो ईमानदार मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरी कमाते, 30% टैक्स देते, 18% जीएसटी देते, 48-49% देश में देने के बाद
इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आज इनमें से किसी का अगर एक्सीडेंट हो सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते, इनको निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल रही है? क्या वो सुकून से अपने घर पे जा सकते हैं बिना ट्रैफिक के? क्या वो सुकून से जा सकते हैं ये इस एतबार के साथ कि कल कुछ गलत हो गया तो सरकार इनका ध्यान रखेगी? आज आप कोई भी व्यवसाय देख लीजिए, पूना के अंदर देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर होटल खोलता है 50, 60, 70 करोड़ लगता है छोटी सी होटल खोलने को, रियल एस्टेट का दाम इतना है। उसके बाद आप टैक्सेस देते हो, सरकार को आप करीबन 40-50% देते हो, लेकिन अगर आप पे कोई आफत आती क्या सरकार आपको बचाती है? एक छोटा अधिकारी आके आपके होटल को बंद कर सकता है। तो इन चीजों पे हमें भाजपा को पकड़ना है, इन चीजों पे, इन मुद्दों पे भाजपा को घेरना है। ये मुद्दे देश के मुद्दे हैं। आज एक व्यक्ति जो आपको लगता होगा आप लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, लाख रुपए पुणे जैसे शहर में, मैं जानता हूं ये एरोगेंट साउंड होगा, लेकिन आपकी बचत नहीं होगी, आपकी बचत नहीं होगी। लाख 30,000 का टैक्स चला जाएगा, 18% जीएसटी, 50-55 हजार में क्या प्राइवेट निजी स्कूल की क्या फीस है आज, और सरकारी स्कूल की क्या हालत है? आपके जितने भी यहाँ बाहर एम्प्लॉयज है इनके सबके बच्चे जो हो गए निजी स्कूल में जाते हो गए, सरकारी स्कूल में नहीं जाते। तो क्या हमें इस बात पे नहीं घेरना है सरकार को कि हमें अच्छी सरकारी स्कूल, अगर हम 50% देते, टैक्स देने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ लास्ट वीक, क्या मैं उनको ससून ले गया? मैं उनको ले गया रूबी हॉल, शरद पवार जी के बाजू में मेरा रूम था। क्यों मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी मम्मी ससुर में जाए, जबकि मैं एक हाई टैक्स पेयर हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं कि सरकार मेरी मां की देखभाल करे? पर तब भी मैं वहां गया। क्यों? तो आपको क्या मिलता है? इस पर हमें सरकार को घेरना चाहिए। कल ये एआई का शिखर समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया में हम ये कहते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स में भारत लीडर है। वहां एआई समिट में कैश चल रहा था, उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स नहीं लिए। क्या ये भारत की अपमानित बात नहीं है? 12 बजे तक उन्होंने समिट के अंदर जो लोग आए, पूरे विश्व से लोग आए, 12 बजे सबको बाहर निकाला कि आदरणीय प्रधानमंत्री आने वाले। इस पे भाजपा को घेरना नहीं चाहिए हमें। ये मुद्दे और इन मुद्दों पे आपको समर्थन मिलेगा। कोई भी भारतीय हो, चाहे वो भाजपा का वोटर हो या कांग्रेस का वोटर हो, बोलेगा जो गलत हो रहा है गलत हो रहा है। नोएडा में एक युवा मोटरसाइकिल पे जा रहा, डिच में गिर गया, सॉरी गाड़ी में जा रहा था, एक डिच में गिर गया, प्रशासन वहां खड़ा था, उसकी जान नहीं बचाई। 2 घंटे तक उसका बाप रो रहा था। और नोएडा की डीएम जो है इलेक्शन कमिश्नर की बेटी है। मैं उस पे आरोप नहीं लगा कि इलेक्शन कमिश्नर की बेटी है, उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए। दिल्ली के अंदर, सॉल्यूशंस दिल्ली के अंदर एक लड़का मोटरसाइकिल पे जाते खड्डे में गिर गया, मर गया। मुंबई में एक स्लैब गिर गया। तो क्या हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा, आज तेल हमने कहा कल तक भारत सरकार की हमने $26 बिलियन बनाया, रूस से तेल बचाए, रूस से तेल लेकर, ठीक है, $26 बिलियन कहां गए उसका हिसाब नहीं लेना। क्या ये पैसे सिर्फ लड़की बहन जैसे स्कीमों में जाएगी? ये स्कीम सिर्फ, लेकिन ये जो लड़की बहन है या जो भी है, जो फ्रीबीज हर तरह, कांग्रेस भी इसको करती है, और कांग्रेस भी अपने राज्यों में करने का पूरा मतलब सभी का होता है। और इसमें तो ये कंपटीशन चलता है कि भाई हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और मतलब फ्रीबीज होना नहीं चाहिए। भारत में वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर और फ्रीबीज में अंतर है। वेलफेयर ये होना चाहिए कि हर भारतीय को अच्छी से अच्छी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि उनको खाना मिलना चाहिए, खाना में प्रोटीन मिलना चाहिए। जो अनाज देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिससे डायबिटीज और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, ये नहीं मिलना चाहिए। प्रोटीन मिलना चाहिए, चाहे आप प्रोटीन में आप दाल दो, चाहे प्रोटीन में आप टोफू दो, कुछ भी दो। मैं ये नहीं कह रहा आप नॉनवेज टोफू दो, जो अंडे खाते उनको अंडो, प्रोटीन मिलना चाहिए। प्रोटीन पाउडर दो, वेजिटेरियन, प्रोटीन मिलना चाहिए। आप अनाज दे रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो लोगों को। ये सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर ये नहीं आप 10,000 लोगों के अकाउंट में डाल दो इलेक्शन के समय। ये कैसे सोशल वेलफेयर हो? भारत एक सोशलिस्ट देश है, और सोशल वेलफेयर का नाम हमारा कर्तव्य है। हमें एक वेलफेयर स्टेट होना है कि कुछ भी हो जाए आपको और मुझे वही इलाज मिले जो आदरणीय शरद पवार जी को मिलता है, जो आदरणीय किसी और को मिलता है, जो निजी अस्पताल में बड़े से बड़े व्यक्ति को मिलता है। सरकारी अस्पताल में वही इलाज मिलेगा। फिर आपकी चॉइस, आपको सरकारी अस्पताल में जाना है या निजी अस्पताल में जाना है। स्कूल में आपको वही लेवल ऑफ शिक्षा मिलेगी जो आपको बड़े से बड़े स्कूल में मिलेगी। फिर आपकी चॉइस, आपके बच्चों को आपको सरकारी स्कूल में डालना ही है।
और मेरी एक बात मानिए, अगर सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल उतनी अच्छे होंगे, 99% लोग सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालना पसंद करेंगे, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में। मैं उदाहरण देता हूँ, एम्स, अगर कोई बीमार हो, भगवान ना करे, वो चाहेगा कि वो एम्स में जाए। एम्स एक सरकारी अस्पताल है पर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। बाय द वे नेहरू जी ने बनाया, नेहरू जी, हम कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, एम्स नेहरू जी ने बनाया, सरकारी अस्पताल में बेस्ट प्राइवेट अस्पताल से अच्छा इलाज होता है। तो लोग वही चाहेंगे कि हमें अच्छा सरकार, ये वेलफेयर होता है। हम क्यों ये जो $26 बिलियन बचे, हम क्यों नहीं 100 एम्स बनाए जिसमें हर भारतीय को इलाज होगा? क्यों ना हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए? क्यों हर भारतीय को निजी, जो मिडिल क्लास है उनको निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है? और दूसरी चीज, मिडिल क्लास की एक समस्या क्या है, ना वो हाथ फैला सकते हैं, ना वो सहन कर सकते हैं। ये समस्या है। ये है। मैं आपको एक और पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे दिल्ली गए जी, तो कौन से वो राजनेता थे जिनके साथ में आपके बहुत अच्छे रिश्ते बने, बियॉन्ड पार्टी में पूछना चाहती हूँ। और एक आपको दिल्ली में बहुत कंफर्ट लेवल फिर महसूस होने लगा? सबके साथ आदरणीय, जितने भी भाजपा के जितने नेता है, कांग्रेस के, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे फेवरेट, नितिन गडकरी जी। अभी शायद वो मेरा महाराष्ट्र बायस हो सकता है, वो मैं नहीं नितिन गडकरी जी को, पर जब भी आप मिलो, इतने वार्म है, आपको कुछ खिला कर भेजेंगे, बिल्कुल, जब भी मिलो इतने, और दिल के साफ व्यक्ति। मैं उनका क्रिटिसिज्म हालांकि यहाँ पर किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दिल के साफ है। राजनाथ सिंह जी, राजीव शुक्ला जी, मतलब ये दिल के बड़े नेता है, पुराने जमाने के नेता, दिल के बड़े नेता, और बड़ा सोचते देश के लिए, छोटी बातें नहीं सोचते। इनकी सोच, इनका विजन। सचिन पायलट, मिलिंद देओरा, मुझे लगता है कि ऐसे जो नेता है इतना, और इनका जो एक विजन है, ये देश को लेकर एक अच्छा विजन है। ऑफ कोर्स प्रियंका गांधी जी से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक पर्सनल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या गांधी परिवार बैरिकेटेड है, उन तक पहुंचना आसान होता है, या गिने चुने लोग हैं जो पहुंच सकते हैं? क्या एग्जैक्टली बात क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता बैरिकेटेड है। राहुल जी तो सब जगह रहते। मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि राहुल जी के एडवाइजर्स थोड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि सही मुद्दों पर अटक जाते हैं, गलत मुद्दों पर अटक जाते हैं। अभी बीजेपी तो चाहेगी उनके लिए एसेट हो जाते हैं। फिर बीजेपी उनको अटैक करती है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मुद्दे डाइवर्ट हो जाए। अभी देखिए, अभी डिबेट चल रहा है वंदे मातरम पे, तो वंदे मातरम किसने लाया? राष्ट्र की कांग्रेस नहीं बनाया। और बीजेपी के जितने खासदार, यानी कि एमपी, आपको बता दो, जितने भी खासदार, इनको पूरा वंदे मातरम बोले। मैंने दिया बाइट, अभी सब खासदार को लाइन में खड़े रखो और बोलो वंदे मातरम पूरा हो गए, आधे नहीं गा पाएंगे। बीजेपी और जिन्होंने देश की आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था, वो देशभक्ति से करे। कांग्रेस को जिसने देश को आजाद करा, सोचो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाले। तो ये हम गलत मुद्दे में आते हैं। और देश का मुद्दा नहीं कोई उद्योगपति है, देश का मुद्दा नहीं कोई और चीज है। देश का मुद्दा इस वक्त लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण, अपॉर्चुनिटीज मतलब अडानी अंबानी जो करते हैं वो छोड़ देना चाहिए। ये इस वक्त देश का मुद्दा नहीं। मैं हो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुद्दों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, मुझे गलत मत समझना, बट वो मुद्दा नहीं। लेकिन सब्जी कितनी हो, नमक कितना हो? एसआईआर भी मुद्दा नहीं था बिहार के समय। देखिए, मुझे एक बहुत ही विद्वान रिटायर्ड ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, तो हम लोग बैठे थे चाय पर, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बात कि आप लोग कह रहे कि बिहार के अंदर 50 लाख लोगों को बाहर रख दिया, जो भी, या 5 लाख लोगों को बाहर रख दिया, जो भी नंबर था, मुझे नंबर याद नहीं है, जो भी नंबर था, तो उसमें से 5 लाख लोग सड़क पर क्यों नहीं आए, 1 लाख क्यों नहीं आए? अब आप देखो, आप मीडिया को कुछ भी कह दो, मोदी मीडिया कह दो, बायस्ड मीडिया कह दो, गांधी मीडिया कह दो, ठाकरे टक कह दो, जो भी कह दो, अगर 1 लाख लोग सड़क पे आएगी, मीडिया कवर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है जी। अगर 1 लाख लोग आके कहते हैं हमारा वोटिंग अधिकार छीन गया, मीडिया कुछ भी हो तो कवर करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है मीडिया के पास। तो वो लोग कहाँ थे? कितने पिटीशन, अब महाराष्ट्र का देखो, कितने पिटीशन फाइल किए महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस को लेकर। और मैंने ये सवाल पूछा, राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए वोट चोरी को लेकर, हालांकि अच्छे मुद्दे उठाए, 2 जगहों पर उठाए, एक कर्नाटका के अंदर और एक महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कितने आंदोलन किए कांग्रेस ने? अरे वो अब देखिए, शरद पवार साहब ने वो मार्कड़वाड़ी से शुरू किया, मतलब उनकी बात वो भी बंद करना पड़ा। उनकी बेटी जाके सदन में कही थी कि मैं तो चुन के आई हूं। तो चुनाव के शरद पवार साहब ने खुद मुझे याद है ये बात, मैं आप कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं, अभी उनको याद होगी कि नहीं, हम लोग
दिल्ली जा रहे थे, पवार साहब और मैं एक साथ बैठे थे जी। और पूरा ईवीएम का उन्होंने मुझे प्लेन में बोला समझाओ उनको, क्योंकि ईवीएम में मेरा पेटिशन है कि कुछ जो चीज है EVM को लेकर। फिर मैं और वंदना चौहान दिग्विजय सिंह जी के घर पे गए थे, ईवीएम की बातचीत की और इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग किया था ईवीएम का। वंदना चौहान और मैं गए थे उस मीटिंग के लिए, वंदना चौहान जी में, और पवार साहब उसमें सारा ब्रीफिंग दे रहे थे। ये 2016-17 की बात है। और आज अब सुप्रिया जी कहते हैं कि अरे ईवीएम से मैं चुन क्या, मैं कैसे बोलूं। शरद पवार साहब ने मुझसे बात की, ब्रीफिंग मैंने दी है शरद पवार को, मैं थर्ड पार्टी का नहीं बोल रहा हूं। और वंदना चौहान जी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन की, मैं गया था। मैं था, वंदना चौहान जी थे, आरजेडी से मनोज झा जी थे, सौरभ भरद्वाज जी थे आम आदमी पार्टी से, और ये थे भूपेंद्र यादव जी थे बीजेपी से। ये 5, और उनमें से सिर्फ मैं एक था जो MP MLA नहीं था, और इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठे थे। ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आदरणीय शरद पवार जी ने मुझे बुला के मैंने ब्रीफिंग दी, और सारी मीटिंग दिग्विजय सिंह जी के घर पे होती थी, उनके लोधी रोड घर पे। अब सुप्रिया जी कहते हैं ईवीएम पे, मैं क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देश अभी ईवीएम को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जो उसमें सुधार हो सकता है उसमें बातचीत करना और छोड़ दिया। तो फिर विपक्ष कहाँ जाएगा? एक मुद्दा विपक्ष ने उठाया, अब आप उसने उस मुद्दे को छोड़ दिए। फिर आप कह रहे कास्ट सेंसस, अब वो मुद्दे पे छोड़ रहे। फिर SIR, अब वो कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में। जब तक एक ही मुद्दे को हम नहीं पकड़ेंगे। गांधी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी क्यों बने? क्योंकि वो बिहार में बैठ गए थे, भाई ये होगा, ये नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साउथ अफ्रीका से उनका वो था, भाई मैं ट्रेन छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे को धक्का मारते उनका। वो तब तो महात्मा बने क्योंकि वो मुद्दे को छोड़ते नहीं थे। एक मुद्दे को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। एक मुद्दे, हम कल तक कह रहे थे कास्ट सेंसस, उसके बाद हो गया SIR, अब कोई और मुद्दा हो गया। तो फिर जब तक आप सोल्यूशन नहीं दोगे मुद्दे का कैसे होगा? और विपक्ष को और एक चीज करना होगा, सिर्फ ये नहीं कहना है कि क्या गलत है, उसके सोल्यूशन विकल्प। अब जब तक विकल्प नहीं दोगे कैसे होगा? भाई अगर हम सरकार में आते हैं, हम क्या करेंगे लोगों के लिए, हम लोगों को कैसे बेहतर जिंदगी, जब तक आप ये लोगों के सामने नहीं रखोगे, लोग आपको क्यों चुनेंगे? और हर कोई व्यक्ति जो भाजपा को वोट देता है वो संघी नहीं होता है, वो हिंदुत्ववादी नहीं होता है। लोग अलग अलग वजह से वोट देते हैं। कुछ लोग देते हैं वोट क्योंकि उनको मोदी जी अच्छे लगते हैं, कुछ वोट देते हैं उनको कांग्रेस अच्छा नहीं लगता होगा, सपा अच्छा नहीं लगता होगा, कुछ लोग देते होंगे क्योंकि उस वक्त उनको भाजपा अच्छी विकल्प लगती होगी, कुछ लोग देते होंगे कैंडिडेट अच्छा उनको पसंद आया होगा। अलग अलग वजह होती है। हर व्यक्ति जो भाजपा को वोट देता है हिंदुत्व नहीं है। 2009 में यही महाराष्ट्र को कांग्रेस ने स्वीप किया था। 2024 में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एनडीए ने, और वही 2024 के असेंबली इलेक्शन में खराब हो गया। तो वो जो लोग जिन्होंने आपको हराया 2024 में, मतलब वही गलती राज्य में होती है, वही गलती केंद्र में होती है, साझा विपक्ष की। बिल्कुल। आपके पर्सनल इसमें भी आना चाहती हूँ मैं, क्योंकि तहसीन पूनावाला एक ऐसे शख्स है कि जो बिग बॉस में भी थे, आप एक बिजनेसमैन हो, एक टेडेक्स स्पीकर हो, आपका इंडियन कल्चर हिस्ट्री पर अच्छा खासा अभ्यास है, तो आप खुद को किस तरह से ज्यादा पसंद करते हो? क्या कौन से तहसीन को लगता है कि ये मेरी इकिगाई है? सच बताओ आपको, हाँ, जहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ जी, और मैं अपने मेडिटेशन में हाँ, ग्रेवयार्ड मेडिटेशन। हाँ, क्या आपने इसमें ये हुआ, क्या आप वे मेडिटेशन के लेवल तक कैसे पहुंचे? कुछ एक ट्रिगर होता है कि जब हम किसी एक रास्ते पर जाते हैं, वो ट्रिगर आपके लिए क्या था और उस सीख से आपने क्या पाया है? 2 ट्रिगर थे। एक मेरे डैडी की मृत्यु जी बिल्कुल 1994 में, बट उसके बाद जो शहजादों में अलग अलग रास्ते पड़ गए, तो उस वक्त मुझे बहुत एक सफोकेशन तरह हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा कि बेटे की तरह आपको लगता था वो हमेशा। हालांकि उसने जो किया उसके लिए सही था जी, मैं उसमें जज नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त। तो मैंने जो है मेडिटेशन के माध्यम से मैं सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा हील करूं, और फिर वो रास्ते पर मैं चलता गया, और जो मेरे रास्ते और अपॉर्चुनिटीज खुली, और जो मैंने नई दुनिया को मुझे एक्सपीरियंस करने का सौभाग्य मिला, उसको महसूस करने का सौभाग्य मिला, उसमें हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है मेडिटेशन से बड़ा शक्तिशाली चीज कुछ है, और हमें एक्चुअली इस बात का फक्र होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए जो मेडिटेशन
का एक तरह से एक केंद्र बिंदु है। जितने भी मेडिटेशन है भारत से आते हैं। एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ रहा हूँ, विज्ञान भैरव तंत्र। ये किताब है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं है। पार्वती जी शिव जी से सवाल पूछती है और शिव जी इसका उत्तर देते हैं, और इन उत्तरों में 112 मेडिटेशन टेक्निक को पार्वती जी को सिखाते हैं। और ये 112 मेडिटेशन से आगे दुनिया में कोई मेडिटेशन है। ये 112 मेडिटेशन सभी के लिए, उसमें से एक आपके लिए है। जितने भी मेडिटेशन, जितने भी दुनिया के कल्चर है, ये 112 के अंदर सीमित है। उस किताब, छोटी सी किताब है, इसमें 112 है, और उसका बेसिस शिव जी कहते हैं माता को कि सांस, आपका मेडिटेशन, आपका सांस। ये एक्चुअली तांत्रिक है। बहुत लोग इसको योगिक समझते हैं, सदगुरु जी इसको योगी के बारे में बोल रहे हैं, तांत्रिक किताब है। सांस, आप आपके सांस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप दुनिया को पाओगे। और इतनी एडवांस किताब है वो, इतनी छोटी किताब पर इतनी एडवांस किताब है। और उस किताब में जो चीजें लिखी है आज हमें साइंटिफिकली पता चलता है किसी की। तो मैं उस मेडिटेशन को फॉलो करता हूँ। 112 मेडिटेशन है दुनिया में, आप उसमें से कुछ भी करो। आप डांसिंग भी मेडिटेशन हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है जी। आपको कुछ अच्छा। आपका फिर दिन कैसे शुरू होता है? 4 बजे। अच्छा। 3:50 को मैं उठ जाता हूँ। 4 से 5 में मेडिटेट करता हूँ। अगर मैं घर पे हूँ तो सात्विक मेडिटेशन करता हूँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो तांत्रिक मेडिटेशन करता हूँ। फिर वापस 5:30-6 बजे मैं लौट जाता हूँ। थोड़ा मैं सोते 7, सवा 7 बजे तक उठता हूँ, और फिर मैं वापस फोन को हाथ नहीं लगाता हूँ 8 बजे तक। 8 बजे फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा ग्रेटिट्यूड करता हूँ, और फिर 8 बजे से मेरा दिन शुरू होता है, 8, सवा 8 से। फिर रात को 11-12 बजे तक, जैसे शाम को अक्सर टीवी होता है 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो वो होता है, और दिन में अपना काम कर लेता हूँ। तो ये चीजें होती है। अभी आजकल क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी के साथ थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करता हूँ। मैंने देखा कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पुराने जमाने की राजनीति ऐसी थी कि चाहे अलग अलग पार्टियों में हो, महाराष्ट्र में तो ये कल्चर इतना बढ़िया खूबसूरत सा था, तो भी एक साथ रहते हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर भी बात करें तो विजयराजे सिंधिया भाजपा जनसंघ में रही, उनके बेटे माधवराव जी कांग्रेस में रहे, लेकिन एक दोनों में जो एक सौहार्द होता है, एक इंसानी तौर पर, वो था। आप दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये करें, या अभी मम्मी के इसके लिए आए तो कुछ एक आइस मेल्ट होके? हाँ, नहीं, आइस तो ऐसा नहीं कि आइस बहुत कोल्ड है या हम बातचीत नहीं करते। मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने हाँ, सॉरी, मैंने आपको कट कर, क्योंकि मैंने देखा कि शहजाद भी जब आपके बारे में बात करते तो बहुत रेवरेंस से बात करते हैं, आदर से बात करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बिटरनेस है, ये नहीं है। सिर्फ ये है कि वी डोंट गेट अलॉन्ग। तो अगर आप एक साथ किसी के साथ नहीं रह सकते हो, तो अच्छा है कि उसके साथ टॉक्सिसिटी ना हो, आप एक दूसरे के साथ लड़ो, फिर आपका दिन खराब हो, उसका दिन खराब हो पब्लिक में, क्योंकि हम दोनों हाई प्रोफाइल लोग हैं। बिल्कुल। उससे अच्छा बातचीत ना करो, और कट टू कट रखो अभी जैसे, तो वो बेटर है, ताकि दोनों को दुख ना हो। बट ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ या मुझसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है, मेरा बेटा हमेशा चाचू चाचू करते रहता है। तो वो अभी क्योंकि वो पूना है मम्मी के साथ, तो कल मेरा बेटा मुझसे चाचू के साथ, दादा चाचू के पास चलो ना, तो वो ठीक है। बट पर्सनल हम एक दूसरे का इसलिए नहीं होते क्योंकि वी डोंट गेट अलॉन्ग। अब गेट अलॉन्ग नहीं होता तो काहे जबरदस्ती का करना, मुझे ये लगता है। राजनीति ने ये ज्यादातर क्या, नहीं, राजनीति और चीजें पॉलिटिकल, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाजपा में बहुत अच्छे मित्र हैं, जिसने मैंने कहा गडकरी साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, संबित पात्रा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मुझे, और मेरी शादी में सारे थे जी, अडवाणी जी थे मेरी शादी में। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, सबका अधिकार है अपना पॉलिटिकल व्यू रखना। ये जो नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत हमले नहीं चाहिए, मेरे किसी से बुरे संबंध नहीं है। मेरे फडणवीस जी से ठीक संबंध है, मेरे सब पार्थ से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, सुनेत्रा पवार, तो मुझे किसी से बुरे संबंध नहीं। लेकिन अगर आपकी किसी से नहीं बनती, या आपको किसी से आपको लगता है कि जेलिंग नहीं होता, तो क्या जबरदस्ती करते उसको खराब करना, उससे आप थोड़ा दूरी रखो, कट टू कट बात करो, बट अच्छी बात करो। खराब करते पब्लिक डोमेन में लड़ाई लाना मुझे लगता है खराब है, जैसा अभी जो रोहित पवार कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो मुझे लगता है फिर वो या तो आपका मजाक बनेगा, या तो आप डेस्परेट लगोगे, या तो बाकी लोग तमाशा देखेंगे। क्या मतलब है इसका? मुझे फिर आप जयपुर डायलॉग्स में भी थे। हाँ, था ना। तो आप बीजेपी युक्त कांग्रेस के एक मुखर प्रवक्ता है, ऐसे भी लगता है। नहीं, मैं जयपुर डायलॉग्स में, अच्छा, संजय जी से मेरा बहुत अच्छे संबंध है। जी, संजय दीक्षित से। वहां जाकर मैंने कांग्रेस की बात रखी,
फिर मैंने कांग्रेस, मैंने बताया क्या गलत है। और एक चीज आप देखो, भारत में एक चीज अच्छी है, चाहे आप कांग्रेस वोट हो या भाजपा, जो गलत है लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप ये बात सही कह रहे हो, आप लॉजिकली कह रहे हो, ये बात में लॉजिक है, लोग वही कहते हैं। लोग कभी आपको नहीं कहेंगे कि, क्योंकि बेसिक डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। मैंने जितनी भी बात की, आपको कहीं लगा कि मैंने कोई गलत बात की या मैंने कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात की, लेकिन जो मुझे गलत लगता है अगर लोग टैक्स भर रहे हैं और उनको समस्या है तो मुझे, मेरा काम है बोलना। मैं विपक्ष में हूं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? ये मेरा कर्तव्य है बोलना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा खराब है या ये, मैं ये कह रहा हूं कि इन मुद्दों पर मैं इससे असहमत हूं, मैं असहमत हूं और मैं अपनी बात रखूंगा, चाहे फिर वो जयपुर डायलॉग्स हो या मैं आपके साथ मुझे सौभाग्य मिलने रखने का, मैं क्यों अपनी बात से पीछे हटूं। फिर आपका एक और पहलू था कि बिग बॉस में आप गए और फिर लॉकअप वाला कंगना वाला था। दोनों एक्सपीरियंसेस कैसे रहे आपके लिए? बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा था और मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल। और उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि जो न्यूज का जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटा है पर एंटरटेनमेंट का बड़ा है, चेहरा लोग देखेंगे। और उस वक्त बिग बॉस के समय मुझे ये लग रहा था कि मुझे चुनाव भी लड़ना था। मैं तब सोचा था चुनाव लड़ने के लिए, तो 2024 के, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं। बट अब मैं क्लियर हूँ कि 29 में मैं लड़ूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? 100% और जीतूंगा। अच्छा, नेशनल लोकसभा वाला है? लोकसभा। अच्छा, मैं चुनाव क्षेत्र आपके नेबर को हराऊंगा। आपके नेबर को हराऊंगा। अच्छा, 100%। अगर वो फिर से लड़े, अगर भाजपा ने उनको टिकट दी मैं तो आप पुणे से 2029 का चुनाव लड़ना, मुझे लड़ना है। अगर कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हो बोल रहे हो। अभी समय आ गया कोई तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, और जो पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा कि मैं महाराष्ट्र और देश के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, और फिर मैं करूंगा सेवा। बट अभी तो पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, अभी डाइव करना है और अभी ये समय भी आ चुका है। बट मैं अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में और कुछ गलत कर दूं, गलत को सही कहना, वो मैं नहीं करूंगा। तो उसमें मुश्किल मेरे लिए भी है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे लेगी, मेरी व्यूज भी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए आज तक मैं प्रवक्ता नहीं बना कांग्रेस का, कुछ चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे 370 हट गया, मैं उससे बहुत खुश था, मैं तो कह रहा अच्छा हट गया। तो ये जो चीज है वो थोड़ा सा एक पॉलिटिकल पार्टी में तो एडजस्ट करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उनको भी ये समझना होगा, मुझे भी समझना होगा कि कुछ चीजों पे मैं अपनी राय ना दूं ताकि पॉलिटिकल पार्टी एम्बैरेस ना हो, ये भी जरूरी है। तो वो एक चीज वर्कआउट करना है, पर लड़ना तो और पुणे से लड़ना, क्योंकि पुणे के लिए मेरा एक विजन है, जैसे कलमाड़ी साहब का एक विजन था, जैसे अजीत दादा का। हाँ, बिकॉज कॉमनवेल्थ की जो पार्टी थी, कमेटी थी, उसमें भी आप पुणे के ऑफ कोर्स तो आप थे। और क्या काम वो तब काम किया था, मुझे याद है। आपके दर्शकों को पता नहीं, जितने भी रोड बने ना, सब उस तक बने 2008। और प्रवीण परदेसी थे पीएमसी कमिश्नर, बिल्कुल। और हम लोग, क्योंकि मैं कलमाड़ी साहब के बहुत क्लोज था, उनके बच्चों के, हम लोग रात को 12:30-1 बजे चले जाते थे रोड का काम हुआ कि नहीं हुआ देखने। वो रोड्स वाइडन हो रहे थे, अंडर ब्रिजेस बन रहे थे, हम लोग रात को जाते थे, सारी होटल्स बन रही थी। तो वो एक अलग समय था 2008 का। वो जो समय लेकर बहुत मजा आया था उस टाइम। 2007-2008 में इतना काम किया था पूना के अंदर, एयरपोर्ट को उस वक्त रिनोवेट किया था, तो पूरा ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और अगर जो लोग है पूना में, जो लोग ये समय से रुके, 2007 से 2011-12 तक पूना का पूरा ऑलमोस्ट ट्रैफिक का सब सॉल्व कर दिया था। नहीं, अभी मेट्रो भी चल रही है, मेट्रो के सारे फेजेस जैसे जैसे होते जाएंगे तो इस समस्या का हल निकल सकता है। हाँ, इसके लिए वर्तमान सरकार को और फडणवीस जी को साधुवाद देना चाहिए, ये अच्छा बना है मेट्रो जी। थोड़ा और बोगीज आ जाएंगे, हाँ, मुझे लगता है। और एक हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। कब तक हम सरकार को हर चीज के लिए दोष देंगे? अब आप देखिए पूना के अंदर कैसे हम गाड़ी चलाते हैं, रॉन्ग साइड से। हमें सिविक सेंस नाम की चीज तो हर एक को बहुत अहम मुद्दा बनाना चाहिए। अब हमें एक बड़े शहर की तरह सोचना होगा, एक न्यूयॉर्क की तरह, लंदन की तरह, मुंबई की तरह, कि भाई अभी हमें छोटा शहर नहीं रहना है। अब वो सोच भी हमारी चेंज कर, और वो कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई विपक्ष का नेता नहीं, वो हमको करना है, वो हमें चेंज करना है कि कहीं पर भी रोक दो गाड़ी। ये पूना में हमारा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को जबरदस्ती करना चाहिए, बट हेलमेट पहन कर चलाओ, अच्छी साइड से चलाओ, लेन के अंदर चलाओ। ये थोड़ा हमें भी करना होगा, डिसिप्लिन हमें खुद को सुधारना होगा। ये करेंगे तब हम बड़ा शहर होंगे, तब निवेश आएगा।
और निवेश आएगा शेयर के अंदर, और जितना निवेश आएगा शेयर बढ़ेगा, तब इंटरनेशनल कम। अब हमें compete करना है दुनिया के शेयरों के साथ, बड़े बड़े, अब AI का जमाना है, बड़े बड़े AI फर्म्स, डेटा फर्म्स आएंगे, सारे वाइजैक जा रहे हैं। क्यों वाइजैक जा रहे हैं? पूना में क्यों नहीं? पूना में ऐसी क्या कमी के डेटा सेंटर्स पूना में नहीं आ रहे? वेदर अच्छा है, लोग अच्छे, इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते, मराठी बोलते, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है, मुंबई से पास है, एयरपोर्ट है, क्यों लोग वाइजैक जा रहे हैं? पूना में डेटा सेंटर्स क्यों नहीं है? हमें बड़े शहर की तरह सोचना होगा, हमारी माइंडसेट। पर वो सोचो बेचारा वो अमेरिकन या रशियन या जो भी कैनेडियन आया पूना के न ट्रैफिक में पड़ा, कोई पीप पीप कर रहा, स्कूटर कट मारे, वो बेचारा फंस जाएगा। तो अब सोच हमारी अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, हमें करना लोकल है और सोच अंतर्राष्ट्रीय होनी। अब मैं कहूँगा ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल होना है तो मनसे वाले गुस्से में आ जाएंगे। मुझे ये पूछना है फिर पुणे और दिल्ली में आप वैसे 1 मील का ये करते हैं, लेकिन जब खुद को स्पॉइल करना चाहे तो पुणे का मिसल वड़ा पाव या फिर दिल्ली का दही भल्ला? नहीं दही भल्ला नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं जी। वड़ा पाव नंबर 1, मिसल नंबर 2, और हाँ वड़ा पाव, मिसल, और जो हमारे पुणे में मटन बनती है जी, एक पुनेरी मटन जो हमारे सब मराठी भाई बहनों के घर में बनती है, थोड़ी सी तीखी होती है, थोड़ा सा कोल्हापुरी स्टाइल होता है, थोड़ा पुनेरी स्टाइल, वो बहुत तो वो खाना मुझे बहुत पसंद है। फिर अगर आपको रिलैक्स करना है तो कौन सी जगह पसंद है? पुणे। पूना हॉल, मैं लोगों को कहता हूँ दिल्ली में कि पूना खास करके मॉनसून में, विंटर में हिल स्टेशन जैसा है। आज भी थोड़ा ट्रैफिक अगर खत्म हो गया ना, बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह, कितना सुंदर है। फिर आपको स्टाइलिंग में पत्नी की सहायता होती है? क्या बदलाव आया मोनिका जी आपके इसमें आने के बाद? उनका, मुझे इस फैशन समझ में नहीं आता, बिल्कुल उनका, वही बोलती क्या पहनना है क्या नहीं, और आप बिल्कुल सराखों पर सुनते हैं? हाँ अभी वो सुनना चाहिए। मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए 2 नियम होते हैं। नंबर 1, पत्नी हमेशा राइट होती है, सही होती है, और नंबर 2, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो रूल नंबर 1 को फॉलो करो। रूल नंबर 1 पत्नी हमेशा, बस कोई दिक्कत नहीं आती। उनको आप किस चीज की सलाह देते हो कभी? स्पिरिचुअलिटी, और उनको सलाह देता हूँ कि इतना हर चीज को माइक्रो मैनेज ना करें। वो बहुत माइक्रो मैनेज करती है, विच इज गुड, बट कभी कभी क्या होता है उसका सारा एनर्जी इसमें चला जाता है। मैं उनको कहता हूँ कुछ चीजें छोड़ दो, तो हर चीज को हमें इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत है। वो परफेक्शनिस्ट है, बट मैं एक चीज बताऊँ, वो जिस तरह से मेरे बेटे को रेस करती है, क्योंकि मैं अधिकतर दिल्ली में होता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, आई थिंक इट्स अमेजिंग, वो मैं नहीं कर पाता। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट इट। लास्ट, शहजाद को क्या आप सलाह देना चाहोगे? शहजाद को बस अपने रास्ते पे चले, वो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, वो अभी देश का नंबर 1 नंबर 2 स्पोक्स पर्सन है सुधांशु जी, रोज एजेंडा सेट करते देश का, और अगर इसी पे चलेगा तो आगे वो और भी देश के लिए वो काम कर सकता है और सेवा कर सकता है। और शहजाद की एक अच्छी बात है, और ये मेरी वाइफ की अच्छी बात है, वो लोग पर्सनल अपेक्षा कुछ नहीं रखते दोनों की, उनको पर्सनल कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज वेरी गुड। तो वो बहुत कम लोगों में मैं देखता हूँ, तो वो उसमें चाहिए, उसको कुछ पर्सनल नहीं चाहिए, वो खुश है अपना बाइट देना, ये करना, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत कंटेंट है। तो आई थिंक वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, विच आई ऑल्सो सी माई वाइफ, अपनी दुनिया में वो खुश है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। थैंक यू तेजसिंह जी, आप आए यहाँ पर, बहुत बढ़िया बातें हुई, मिलते रहेंगे। थैंक यू, आप मुझे बुलाते रहिए। आप पुणे में अगर चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप तो हमारे यहाँ आते रहेंगे। 100% आता होगा, और यहाँ के देखोगा बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम बात कर रहे थे तहसीन पूनावाला से, और जिस तरह से उन्होंने कहा, बहुत मुखर होकर बात करते हैं कि कांग्रेस की या विपक्ष की जो खामियां हैं उस पर खुलकर बात होती है। किसी चीज़ को एक अनफिल्टर्ड कहना किस तरह से होता है, वो आप उनसे जब भी मिलते हो तो एहसास होता है। आपको, आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स है, आपके कुछ सवाल भी अगर हो तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिलहाल आपसे तहसीन जी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।